जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण मुंशी। स्वागत करता हूँ आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम पिछले काफी कुछ दिनों से भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगाकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक चर्चा की। हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में चर्चा की। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जो कि ये लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जब आप संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे आज हम, तो आपके पास संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना सामने होनी चाहिए, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। या तो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा या आपके सामने होनी चाहिए संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। तो अब हम इसमें से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग यानी कि भारत में संप्रभुता जनता में निहित है। इसका अर्थ यह है कि भारत में संप्रभुता यानी कि भारत में सर्वोच्च कौन है? तो जनता सर्वोच्च है। भारत में संप्रभुता जनता में निहित है। इसका अर्थ ये होता है भारत में संप्रभुता जनता में निहित है। हम भारत के लोग। उसके बाद में लिखा हुआ है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है दोस्तों कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इस पर किसी बाह्य शक्ति या फिर बाह्य दबाव का असर नहीं है। यानी कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इस पर किसी बाहरी शक्ति का, दूसरे देश की शक्ति का प्रभाव या नियंत्रण नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये हो गया। उसके बाद में लिखा हुआ है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है दोस्तों जब उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य या जनता का स्वामित्व होता है तो इसे कहा जाता है समाजवादी राज्य। इसके अलावा समाजवादी राज्य को हम कह सकते हैं कि समाजवादी राज्य में समाज के जो पिछड़े शोषित और पिछड़े तबके होते हैं उनके उत्थान का प्रयास किया जाता है और पूंजी का समान रूप से वितरण किया जाता है। हालांकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो ये संभव नहीं है कि पूंजी का समान वितरण किया जाए, लेकिन फिर भी समाजवादी राज्य का अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि समाज के पिछड़े तथा शोषित तबकों के उत्थान का प्रयास करना तथा उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य या फिर समाज का स्वामित्व होना समाजवादी राज्य का अर्थ है। इसके अलावा लिखा हुआ दोस्तों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। धर्म के मामले में राज्य तटस्थ है, अर्थात राज्य सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान करता है। यानी हम कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि धर्म के मामले में तटस्थता। धर्म के मामले लिखने में दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। धर्म के मामले में राज्य तटस्थ है, यानी कि किसी भी प्रकार के धर्म को स्वीकार नहीं करता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि दोस्तों कि राज्य धर्म का विरोधी है। इसका अर्थ ये कतई आप ये मत लगाना कि राज्य धर्म का विरोधी है। इसका अर्थ ये भी होता है कि राज्य सभी धर्मों को समान महत्व
प्रदान करता है। इसके अलावा लिखा हुआ है दोस्तों गणराज्य, लोकतंत्रात्मक। इसके अलावा लिखा हुआ है लोकतंत्रात्मक। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ ये है कि शासन में जब जनता की भागीदारी होती है तो इसको लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसका प्रमाण ये है कि यहाँ पर सरपंच से लेकर विधायक, सांसद और अन्य जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव होता है और उनका चुनाव जनता के द्वारा होता है। यानी कि जनता की शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। तो भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है। इसका अर्थ ये होता है कि भारत में लोकतंत्रात्मक का अर्थ ये है कि भारत में लोकतंत्र विद्यमान है। इसके अलावा लिखा हुआ है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है दोस्तों जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि सबसे ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति, जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आता है तब उसे गणराज्य कहा जाता है। भारत गणराज्य है या गणतंत्र है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से चुनकर आता है। इस वजह से भारत कैसा है, गणराज्य है, गणतंत्र है भारत। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए दोस्तों। हम भारत के लोग का मतलब मैंने समझा दिया और गणराज्य का मतलब, लोकतंत्रात्मक का मतलब, पंथ निरपेक्ष का मतलब, समाजवादी का मतलब मैं समझा चुका हूँ। अब उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि ये जो पूरे की पूरी हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका लिखी हुई है इसमें व्यक्ति शब्द कितनी बार आता है। व्यक्ति शब्द दोस्तों इसमें एक बार आता है। नागरिक शब्द भी एक बार आता है। लोग शब्द ये भी एक बार आता है। तो हम कह सकते हैं नागरिक, लोग तथा व्यक्ति शब्द एक एक बार हमारे प्रस्तावना में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार आता है। भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार आता है, जबकि व्यक्ति शब्द, नागरिक शब्द और लोग शब्द एक एक बार हमारी प्रस्तावना में आते हैं। इसके अलावा और हम चर्चा करते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीजों की। दोस्तों हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। कौन से 3 प्रकार का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार की न्याय का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। इनको इसी सीक्वेंस में दोस्तों ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि जो प्रस्तावना में न्याय है उनको सीक्वेंस से जमाइए, उनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। और 4 ऑप्शन आते हैं तो फिर आपको ये चूज करना है, सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में है। इसके अलावा मैं चर्चा करना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा विद्यमान है। यानी कि हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उल्लेख न सिर्फ प्रस्तावना में बल्कि नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। न्याय 3 प्रकार का है। स्वतंत्रता दोस्तों 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? विश्वास। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म व उपासना। हमारे संविधान में दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं
उनमें भी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। उनमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख तो हमारी प्रस्तावना में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों समानता या समता 2 प्रकार की है। समानता या समता 2 प्रकार की। कौन कौन सी 2 प्रकार की समानता और समता है दोस्तों? प्रतिष्ठा व अवसर की समता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। दोस्तों अवसर की समानता का उल्लेख हमारे मौलिक अधिकारों में भी आता है। आर्टिकल 16 जो है, अनुच्छेद 16 जो है मौलिक अधिकारों में, उसमें भी अवसर की समानता का उल्लेख आता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अवसर की समानता का उल्लेख न केवल प्रस्तावना में है, बल्कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 16 में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों न्याय 3 प्रकार का हो गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता या समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे संविधान से रिलेटेड उनके बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा संविधान कब लागू हुआ इसकी जानकारी भी हमें प्रस्तावना को देखने से मिलती है। हमारा संविधान के लागू होने की तारीख भी दे रखी है, पेन चेंज कर लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होता है। हालांकि 26 नवंबर 1949 को केवल 16 अनुच्छेद ही लागू हो पाते हैं और इसकी जानकारी आर्टिकल 394 में दी गई है। पूरी तरीके से भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 से लागू होता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। और इसी दिन हम संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है कि पहले अंगीकृत आएगा, फिर अधिनियमित आएगा, फिर आत्मर्पित आएगा। ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसके अलावा मिति, ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसको भारतीय तिथि अनुसार या हिंदू तिथि अनुसार इसका मतलब क्या है, तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी। क्या है दोस्तों, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी। इसके अलावा मैं बंधुता के बारे में चर्चा कर चुका हूँ आपसे। बंधुता का उल्लेख दोस्तों प्रस्तावना में है ही सही, इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों में भी बंधुता का उल्लेख देखने को मिलता है। मौलिक कर्तव्यों में भी बंधुता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। प्रस्तावना में तो है ही सही बंधुता का उल्लेख, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाने की बात प्रस्तावना कह रही है, लेकिन इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी हमारे ब्रदरहुड या बंधुता बढ़ाने की बात कहते हैं। ये जानकारी भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने कवर कर लिया है हम भारत के लोक का क्या अर्थ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, समाजवादी का अर्थ, पंथनिरपेक्ष का अर्थ, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ, सामाजिक आर्थिक 3 प्रकार के न्याय हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता है। और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं प्रस्तावना की रिगार्डिंग, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, अब उनकी चर्चा भी हम करना चाहेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हम भारत के लोग, यानी कि भारत में संप्रभुता जनता में निहित है। समाजवादी यानी कि उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य या फिर जनता का स्वामित्व। लोकतंत्रात्मक यानी कि शासन में जनता की भागीदारी। और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे संविधान की इस प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है,
वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। एकमात्र प्रस्तावना में दोस्तों एकमात्र संशोधन देखने को मिलता है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, इस प्रस्तावना में केवल एकमात्र संशोधन हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। दोस्तों ये जो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, इसके दौरान बहुत सारे संशोधन होते हैं हमारे संविधान में। इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन देखने को हमें मिलते हैं। इसके अलावा और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है इसका मूल आधार 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव है। यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का मूल आधार 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव है। संविधान सभा में हमने चर्चा की थी दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव की, जब हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, इसको संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है कि इसको पारित कब किया गया था। तो इसका हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसका मूल आधार 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा जो प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव है, ये इसकी प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका प्रारंभ संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होगा। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होगा। ये कंसेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। संविधान के विदेशी स्रोतों में हमने चर्चा की थी इस बारे में, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। यानी कि संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होगा। ये कंसेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि संविधान की प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होगा। ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। दोस्तों ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण देखने को मिलता है। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण है। इस वजह से इस प्रस्तावना को संविधान का ब्लूप्रिंट या नील पत्र भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की ब्लूप्रिंट या फिर नील पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान की क्या उद्देश्य है या फिर संविधान निर्माताओं की क्या उद्देश्य थे संविधान बनाते समय, इसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में हमें देखने को मिल जाता है। इस वजह से प्रस्तावना को संविधान की का ब्लूप्रिंट या फिर नील पत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक वाद के बारे में बात करेंगे 1960 का बेरूवाड़ी यूनियन वाद।
बेरुवाड़ी यूनियनवाद। 1960 के बेरुवाड़ी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को 1960 के बेरुवाड़ी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना था। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, संविधान का भाग नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना था। 1960 के बेरुवाड़ी यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं स्वीकार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसके 13 साल बाद में 1973 में केशवानंद भारतीवाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उसकी 13 साल बाद में दोस्तों 1973 की केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया तथा संसद को इसमें संशोधन करने की शक्ति भी प्रदान की गई। तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। यानी कि 1960 के बेरुवाड़ी यूनियनवाद में तो प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में न केवल प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, अपितु इसमें संसद को इसमें अमेंडमेंट संशोधन करने की शक्ति भी प्रदान की थी। और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों? और 1-2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है हमारे, उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा। दोस्तों प्रस्तावना के बारे में कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। संपूर्ण जन्म कुंडली कहा था, इसे ध्यान में रख लेना आपको। प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था? के मुंशी ने संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है इसको दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। इसके अलावा दोस्तों अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। संविधान का कुंजी नोट कहा था। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है, जबकि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने प्रस्तावना को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। इसके अलावा दोस्तों 1967 के गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा स्वीकार किया था। तो ये सारी चर्चाएं हमने दोस्तों किसके संदर्भ में की है? प्रस्तावना के संदर्भ में की है। उम्मीद करता हूँ पर्टिकुलर सेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। जय श्री कृष्ण।